नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू विषय है अपना ज्योग्राफी। कक्षा है क्लास 10, सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के जो हैं टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को भी देख सकते हैं और समय के हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, जैव है, अजैव है, निम्नीकरण है, संभावी है। तो ध्यान रखना है, मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात जो हैं ये जैव संसाधन है। क्या कहता है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। आगे कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैव और अजैव। जैव संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। इनमें क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है और यह हमें जैव मंडल से मिलती है। आगे कहता है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टान, धातुएं इत्यादि। तो मानव, वनस्पति जात, प्राणी जात ये सब कैसे संसाधन हैं, जैव संसाधन। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है। देखते हैं क्या है कि समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर 3 दिए गए हैं। इधर है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर कहता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन और संचित कोष। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है सम्मिलित है। अच्छा सवाल है, तो ध्यान रखिए 1, 2, 3 सभी जो हैं ये सम्मिलित हैं। कहता है कि संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। बात करें उत्पत्ति के आधार पर तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर कहता है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। कहता है नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्य, वनजीव इत्यादि। आगे अनवीकरणीय के बारे में कहता है कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे कि बात करें खनिज और जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। अर्थात इनका एक बार उपयोग कर लें हम तो फिर हमें ये दोबारा प्राप्त नहीं होता है, खास करके जल्दी, जैसे सौर, पवन, जल, वन्यजीव ये हमें मिल जाते हैं। बात करें स्वामित्व के आधार पर तो कहता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे कह रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। कहता है कि बाग, चारागाह, तालाब और कुएं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं, तो ध्यान रखना है। अगला है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वे संसाधन हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे गांव की
शामिलात भूमि अर्थात चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। और नगरीय क्षेत्र के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध हैं, अर्थात उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। वहीं अगर विकास के स्तर पर अगर बात करें तो ये है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष इत्यादि। संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इसका सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं संभावी संसाधन। आगे कहता है कि विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में हमारी पहुंच से बाहर है। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीक का जो है यह अभाव है। बात करें संचित कोष, भंडार संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। किसे? संचित कोष संसाधन को, परंतु इसका उपयोग जो है अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। बात करें बांधों का जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया था? ऑप्शन आप देख रहे हैं, पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, वन्यजीव की तस्करी की समस्या। सही जवाब है केवल 1 और 2। क्या कहता है देख लेते हैं। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ध्यान रखना है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। आगे कहता है इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। आगे कहता है कि इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि रियो डी जो जेनेरो है इसका उद्देश्य क्या था। हमारा अगला सवाल है कि एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? तो ध्यान रखिए, एजेंडा 21 से का संबंध है पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो। एजेंडा 21 क्या कहता है देखिए, पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। आगे कहता है कि एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्य की सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। आगे कहता है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा उद्देश्य भी है, तो हमें याद रखना है एजेंडा 21 किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है
कि ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। ब्रंटलैंड, तो ध्यान रखिए ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट जो है ये सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। अच्छा सवाल है, सतत पोषणीय विकास से। क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। क्लब ऑफ रोम ने 1968 में संसाधन संरक्षण की वकालत की। आगे कहता है उसके बाद 1974 में शूमेकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के एक दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। कहता है इसी क्रम में 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन के संरक्षण की वकालत की थी। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर जो है शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। तो हमें ध्यान रखना है ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है। ब्रंटलैंड, तो ये है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। भूमि निम्नीकरण के लिए खनन है, वनोन्मूलन है, अत्यधिक सिंचाई है, अति पशु चारण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कहता है कि मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, अत्यधिक सिंचाई से भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका होती है। ये कहता है कि खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण वनोन्मूलन भी होता है जो भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वहीं अत्यधिक सिंचाई से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता जो है ये बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सिलखड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक धूल की परत भूमि पर जम जाती है, जो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करती है। नेक्स्ट है कि मृदा निर्माण प्रक्रिया में निहित महत्वपूर्ण कारकों में कौन सा कारक उत्तरदायी है। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में बीपीएससी में आपको इस तरह से के सवालों से फंसा सकता है। ऑप्शन है उच्चावच, वनस्पति, जलवायु, समय। तो सही जवाब है 1, 2, 3, 4 सभी। देखिए क्या कहता है कि मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। आगे कहता है कि मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल, पेरेंट जो होता है आपका सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ तथा समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा जो है ये जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। विदित है कि भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इस कारण इस उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं जो हैं ये विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। जलोढ़ मृदा से निर्मित भारत का उत्तरी मैदान केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। आगे कहता है
कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। कौन सा सही है? तो ध्यान रखना है केवल 2 सही है। क्यों, देखते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, ये बात तो सही है, लेकिन ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। अतः कथन 1 असत्य है, क्योंकि उसमें केवल 2 नदी के बारे में कह रहा था। फिर कहता है कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अतः कथन 2 जो है ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जलोढ़ मृदा से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार करें। यह सवाल कई बार पूछा गया है। कहता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर कहता है कि खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिए, उपर्युक्त सभी कथन सही है। क्या है? कहता है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ जिसको कि बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ खादर। ठीक है। बांगर में कंकर ग्रंथियां की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गेहूं, गन्ने, चावल और अन्य फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसी द्वार्स, चास क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। कहता है कि इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से बनी है। कौन सी मिट्टी के बारे में बात हो रही है? ऑप्शन में आपको है जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटेराइट। तो आसान सवाल है, सही जवाब है काली मिट्टी। काली मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कहता है यह माना जाता है कि जलवायु और लावाजनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, जो कि लावाजनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी तथा कृष्णा नदी घाटियों तक यह फैली है। आगे कहता है कि काली मिट्टी जो है बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा ये मिट्टी जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरार पड़ जाती है, जिससे कि इनमें अच्छी तरह से वायु मिश्रित हो जाता है। वहीं गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है। आगे कहता है कि लाल और पीली मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें।
कथन है कि ये मृदाएं दक्कन के पठार के पश्चिम में रवेदार आग्नेय चट्टान पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। आग्नेय चट्टान पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल और पीली मिट्टी बनी है। फिर कहता है कि इन मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सा कथन सही है? तो ना तो एक सही है ना ही दोनों सही है। देखिए, लाल मृदा दक्कन के पठार के पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। देखिए कैसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, कितना बारीकी से पढ़ना इसको ज़रूरी है। वहाँ दिया अत्यधिक वर्षा वाले भागों में, पश्चिम क्षेत्र में, जी नहीं, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर, पश्चिमी घाट के गिरिपाद क्षेत्र इत्यादि में पाई जाती है। कहता है इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, और इसका जो पीला रंग होता है इनमें जल योजन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये मिट्टियाँ उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट के बारे में बात हो रही है। फिर कहता है कि इस मिट्टी में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा जो है, इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। फिर कहता है कि लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कौन सा कथन कह रहा है सही नहीं है? तो ध्यान रखना है, दूसरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस कम पाया जाता है। फिर कहता है कि ये मृदाएं मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ियाँ जो है उगाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है।